तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ एक नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे हमारे देश की जो आपराधिक न्याय प्रणाली है उसके बारे में। ठीक है, तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं वीडियो की। हमारा जो अध्याय है उसका नाम है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, जिसमें हम बात करेंगे कि हमारे देश में अपराधियों को जो न्याय है वो दिलाने में या फिर उनको अपराधियों को सजा देने में किन किन की भूमिका होती है और वो किस प्रकार से काम करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली। देखिए, हमारे देश में जो अपराध होते हैं या किसी भी देश में अपराध होते हैं, अगर उस अपराधी को सजा दिलानी है तो शुरुआत उसकी होती है FIR से। ठीक है, जो कि पुलिस द्वारा की जाती है। उसके बाद में आगे जिस जिस प्रकार से जो प्रक्रिया वो बढ़ती है उसके बारे में ही हम आज बात करेंगे। सबको पता है कि अगर कोई भी चीज का अपराध हो जाए, ठीक है, तो शुरुआत हमेशा पुलिस से होती है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो मुख्य लोग हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले पुलिस, ठीक है, उसके बाद में सरकारी वकील, फिर बचाव पक्ष का वकील, और न्यायाधीश। देखिए, इनकी भूमिका होती है किसी भी अपराधी को अपराध की सजा दिलाने में। ठीक है, शुरुआत पुलिस से होती है, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, इनके बीच में प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा अपराधियों को क्या मिलती है, सजा मिलती है। तो हम एक एक करके धीरे धीरे बात करेंगे कि किसका क्या रोल होता है, कौन किसकी भूमिका किस प्रकार निभाता है। ठीक है, तो इनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो अपन बात कर रहे थे आपराधिक न्याय प्रणाली की। तो इसमें हम पहले देखेंगे पुलिस की भूमिका। ठीक है, कि अपराधी को सजा दिलाने में या न्याय दिलाने में पुलिस की भूमिका, इसके बारे में बात करेंगे। अगर अपन इसको दूसरी तरह से भी लिखना चाहें तो यह लिख सकते हैं। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ही इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका। बात तो एक ही हो गई, अपराधी है उसको न्याय भी या फिर सजा भी कौन दिलाती है, पुलिस ही दिलाती है। शुरुआत यहीं से होती है। या फिर अपराध की जांच कौन करती है, पुलिस ही करती है। ठीक है, तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपने। तो पुलिस का क्या काम है। देखिए, जब भी कोई अपराध होता है तो शुरू में क्या होता है, पुलिस के पास शिकायत आती है या उनको किसी भी प्रकार से जानकारी मिलती है कि भाई यहाँ पर ये अपराध हो गया है। तो सबसे पहले जिस थाने में शिकायत आई है वहां का जो इंचार्ज होता है या फिर थाना प्रभारी होता है, उसका सबसे पहला काम ये है कि वो FIR डालेगा। अब उसके पास चाहे शिकायत वो लिखित आई हो या फिर मौखिक रूप से आई हो, वो क्या करता है, सबसे पहले शिकायत के रूप में एक FIR दर्ज करता है। उसमें शिकायत की गई है,
उसके मुख्य मुख्य बिंदु, यानी अपराध से संबंधित मुख्य मुख्य बिंदु, अगर अपराधी का नाम भी है तो वो भी उसमें डालेगा, दिनांक डालेगा, किस दिन अपराध हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में वो क्या करता है, जांच करता है मामले की, ठीक है। शुरुआत कहाँ से होती है, पुलिस से। पुलिस का काम क्या है, सबसे पहले एफआईआर दर्ज करना। उसके बाद में एफआईआर दर्ज करने के बाद में क्या करती है पुलिस, उस मामले की जांच करेगी, ठीक है। जांच करने के बाद में क्या काम होता है कि पुलिस है वो जांच की गई है, उसके बाद में अपने द्वारा एक चार्जशीट कोर्ट में पेश करता है उस मामले से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद में आगे मामला वो न्यायालय के अंदर जाता है। उससे पहले सिर्फ थाने में या फिर पुलिस के पास ही वो मामला रहता है, ठीक है। शुरुआत होगी एफआईआर से। एफआईआर करने के बाद पुलिस द्वारा जांच की जाएगी। जांच करने के बाद में पुलिस है वो क्या करेगी, एक चार्जशीट बना के देगी, और चार्जशीट बना के उसको कहाँ पेश करेगी, न्यायालय में पेश करेगी। ये तो हो गई पुलिस की भूमिका। पुलिस की भूमिका सिर्फ इतनी होती है कि एफआईआर करे, उसके बाद अपराध की जांच करे, जांच करने के पास चार्जशीट बना के दे, और चार्जशीट बना के उसको न्यायालय में पेश करे। ये होती है पुलिस की भूमिका। अब देखिए पुलिस है वो भी डायरेक्ट कुछ ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट किसी को पकड़ लिया सूचना मिलते ही, ये चीजें नहीं है। जो अपराधी व्यक्ति होता है या फिर जिसको गिरफ्तार किया जाता है उसके पास भी कुछ अधिकार होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई पुलिस आपके घर आई और आपको उठा के ले गई, डायरेक्ट ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। यदि पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है तो आपके भी कुछ अधिकार हैं। संविधान में आपको अनुच्छेद 22 के तहत कुछ अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, जो फौजदारी कानून के अंतर्गत भी आते हैं। जिसमें से पहला अधिकार तो ये है कि गिरफ्तार जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है कि भैया मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, मेरा अपराध क्या है, तो ये जानने का अधिकार है उस व्यक्ति का। तो पहला लिख सकते हैं अपन, गिरफ्तारी के समय व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। ये तो हो गया उसका पहला अधिकार। फिर यदि उसको दूसरा उसका अधिकार ये है कि यदि पुलिस उसको जेल भी ले जाती है तो वहां पर उस व्यक्ति को अपने अधिवक्ता से बात करने की, या खुद के लिए एक अधिवक्ता या फिर लॉयर जो प्राप्त करने की एक छूट होती है, या फिर ये उसका अधिकार होता है, ये मान लीजिए। गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति को स्वयं के लिए वकील का अधिकार, ठीक है। फिर तीसरी बात करें अपने, तो तीसरी बात ये है, यदि पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंतर्गत उसे मजिस्ट्रेट
के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। यानी किसी भी व्यक्ति को यदि 24 घंटे यदि अपराधी समझकर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंतर अंतर न्यायालय में या फिर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने यानी जिला अध्यक्ष या जिला न्यायालय के जो अध्यक्ष हैं उनके सामने क्या प्रस्तुत करने की उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, यानी ये समझ लो कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद गिरफ्तारी के 24 घंटे में उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने या समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, ये लिखो एक बार, फिर और लिखा देता हूं आपको। ठीक है, इसके बाद में और देखिए क्या क्या अधिकार है। पहला अधिकार तो ये हो गया कि उसको कारण जानने का अधिकार हो गया कि उसको गिरफ्तार क्यों किया गया। ठीक है, दूसरा ये है कि व्यक्ति को वकील की सुविधा प्राप्त करने की अधिकार है। तीसरा ये हो गया कि उसको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। चौथा ये है कि किसी भी व्यक्ति को जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसको थाने में ले जाने के बाद उसके साथ दुर्व्यवहार या यातना नहीं कर सकती। यानी उसके साथ गाली गलौच या फिर मारपीट नहीं कर सकती पुलिस। पुलिस को यह अधिकार नहीं है। ठीक है, गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा थाने में व्यक्ति के साथ यातनापूर्ण एवं दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट एक तो ये, इसके बाद में ये कि पुलिस के सामने जो व्यक्ति बयान देगा वो कोर्ट में लागू नहीं होगा या मान्य नहीं होगा। यानी जो बयान वह व्यक्ति पुलिस के सामने दे रहा है वो बयान कोर्ट में लागू नहीं होगा। ठीक है, यदि पुलिस के सामने कोई व्यक्ति बयान दे रहा है तो वो व्यक्ति को यह अधिकार है कि कोर्ट में जाकर वो अपना बयान दे सकता है पुनः, क्योंकि कोर्ट में जो बयान देता है वही मान्य होता है। ठीक है, पुलिस के सामने दिया गया बयान है वो मान्य नहीं होता है कोर्ट में। तो नेक्स्ट ये उसको अधिकार कि पुलिस हिरासत में दिया गया बयान न्यायालय में मान्य नहीं है। ठीक है, और एक अधिकार और है कि 15 साल
जिसकी आयु है बालक की या 15 साल से कम आयु है किसी बालक की, उसको या महिला को सिर्फ पूछताछ के लिए या सवाल पूछने के लिए पुलिस थाने नहीं बुलाया जा सकता। यदि पुलिस है वो किसी बच्चे से पूछताछ करनी है या फिर महिला से पूछताछ करनी है, ठीक है, जिसकी उम्र 15 साल है उससे कम है, तो उसको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता पुलिस के द्वारा। ठीक है, ये उसका अगला अधिकार है कि 15 साल से कम आयु के बालक या महिला को पुलिस थाने केवल सवाल पूछने या पूछताछ करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, ये कुछ अधिकार है, लिख लीजिए एक बार, उसके बाद में आगे बात करते हैं अपने। अब बात करते हैं एफआईआर की, जिसे अपने प्राथमिक सूचना रिपोर्ट बोल सकते हैं या फिर प्राथमिकी बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी केस है या कोई भी अपराध है वो बिना एफआईआर के तो दर्ज नहीं हो सकता कहीं पर भी। ठीक है, बात कर लेते हैं एफआईआर या प्राथमिकी या फिर प्रथम सूचना रिपोर्ट। ये क्या चीज होती है? देखिए, एफआईआर है वो पुलिस के द्वारा की जाती है, तो आपको पता है, मैंने बताया भी है कि पुलिस का सबसे पहला काम क्या होता है, एफआईआर दर्ज करना। देखिए, एफआईआर में पुलिस क्या करती है, पुलिस को जब भी सूचना मिलती है किसी अपराध की, तो सूचना चाहे लिखित हो या फिर मौखिक रूप से मिली हो, किसी भी रूप से मिली हो, पर जो पुलिस है उसका सबसे पहला काम क्या है कि वो उस अपराध के लिए एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर में होता क्या क्या है, जिस दिन अपराध हुआ है उस दिन की तारीख अंकित करेगी, यानी तारीख लिखेगी कि भाई इस दिन को अपराध हुआ है। ठीक है, उसमें अपराध से संबंधित चीजें लिखेंगी या फिर अपराध से संबंधित जो जो घटनाएं हुए हैं वो मुख्य बिंदु के रूप में लिखा जाएगा, और उसके बाद में अपराधी, अगर अपराधी का भी पता है तो उससे संबंधित सूचनाएं लिखी जाएंगी। ये एक प्रकार की रिपोर्ट तैयार होगी, यानी जिसे हम एफआईआर बोल देते हैं। एफआईआर में होता क्या क्या है, जिस दिन अपराध हुआ है उस दिन की तिथि या तारीख, उसके बाद में अपराध से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो, और अपराध के दौरान जो जो चीजें हुई हैं वो लिखे जाएंगे, मुख्य मुख्य बिंदु लिखे जाएंगे उसमें, और जो अपराधी अगर उसका भी पता है तो अपराधी की सूचनाएं लिखी जाएंगी। ये होते हैं एफआईआर में। ठीक है, देखिए थोड़ा लिख लेते हैं इसमें भी। पुलिस के पास शिकायत
आने के पश्चात थाना प्रभारी या थाना अधिकारी बोल सकते हैं आप का सर्वप्रथम काम या कार्य यह है एफआईआर दर्ज करना है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ये तो हो गई एक बात की थाना प्रभारी क्या करेगा, एफआईआर दर्ज करेगा। एफआईआर है वो किसी भी रूप में मिल सकती है। एफआईआर चाहे मौखिक रूप में हो या लिखित रूप में। तीसरी बात, एफआईआर में होता क्या क्या है। एफआईआर में अपराध की दिनांक या तिथि, उसके बाद में अपराध से संबंधित जानकारी, बिंदुओं के रूप में लिखी जाएगी। तीसरा है यदि अपराधी का भी पता हो तो अपराधी से संबंधित जानकारी लिखी जाएगी, बिंदुओं के रूप में लिखी जाएगी। ठीक है, ये होती है एफआईआर। लिख लीजिए एक बार। इसको पॉज करके आप लिख लेना। देखिए, हमने पुलिस की बात कर दी, ठीक है, कि पुलिस की क्या भूमिका होती है। पुलिस की भूमिका सिर्फ इतनी ही होती है कि वो एफआईआर दर्ज करे, मामले की जांच करे और एक अपना चार्जशीट बना के कोर्ट में पेश कर दे। बस इतनी क्या होती है, पुलिस की भूमिका होती है। ठीक है, और अब नेक्स्ट लेते हैं अपना सरकारी वकील कि अपराध की जांच में सरकारी वकील की भूमिका। ठीक है, अपराध की जांच करने में सरकारी वकील किस प्रकार भूमिका अदा करता है। तो देखिए, सबसे पहले सरकारी वकील है तो राज्य के द्वारा ही होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, राज्य के द्वारा चुना जाता है। और सरकारी वकील का काम क्या है कि वो बिना किसी का पक्ष लिए निष्पक्ष मामले या फिर अपराध से संबंधित जानकारी है वो हासिल करेगा। क्योंकि पुलिस के द्वारा जो जानकारी दी गई है वो तो सीमित मात्रा में होगी, जांच करी होगी, बस वो ही तो बताएगा पुलिस वाला। वकील है वो पूरे जो सबूत है वो ढूंढता है। इसलिए सरकारी वकील का काम ये है, वो यहाँ पर राज्य की प्रधानता दिखाता है, फिर राज्य के अध्यक्ष दिखाता है यहाँ पर, और राज्य की ओर से उस मामले या फिर अपराध से संबंधित जानकारी हासिल करता है, सबूत हासिल करता है, और वो भी निष्पक्ष, किसी का पक्ष ना लेते हुए। ठीक है,
ये काम होता है सरकारी वकील का। यदि सरकारी वकील ऐसा नहीं करेगा तो फिर कानून व्यवस्था भी सही नहीं रही ना, ये चीज है। यानी यहाँ पर कानून, यहाँ पर क्या है, सरकारी वकील राज्य का जो पक्ष है ना वो अदा करता है। ठीक है। देखिए सरकारी वकील है, वो क्या करेगा, राज्य का पक्ष अदा करता है। ठीक है। पुलिस के द्वारा जो भी सबूत दिए गए हैं, दिए गए सबूत एवं जानकारी की चार्जशीट के आधार पर सरकारी वकील मामले की गहराई तक जाकर निष्पक्ष रूप से पुख्ता सबूत जुटाता है तथा न्यायालय में प्रस्तुत करता है। ये काम होता है सरकारी वकील का। ठीक है। सरकारी वकील का काम क्या होता है, जब पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी तो सरकारी वकील है वो राज्य का पक्ष लेते हुए क्या करता है, राज्य की ओर से पक्ष लेते हुए क्या करता है कि पुलिस के द्वारा जो चार्जशीट दी गई है उसके आधार पर मामले की जांच करेगा। ठीक है। जांच करने के बाद में वो सबूत जुटाएगा, पूरा सबूत जुटाकर वो क्या करेगा, न्यायालय में प्रस्तुत करेगा, न्यायाधीश के समक्ष। ये होता है सरकारी वकील की भूमिका किसी केस में। ठीक है। ये लिख लीजिए, उसके बाद में आगे देखते हैं अपने। लिख लिया होगा। अपराध की जांच में सरकारी वकील का काम यही है कि वो अपराध से संबंधित व्यक्ति की जांच करता है। यदि अपराधी व्यक्ति है वो दोषी पाया जाता तो उसको सजा दिलवाने का काम भी क्या करेगा, वकील करेगा, आपका सरकारी वकील। और अगर निर्दोष होता है तो उसको मुक्ति दे दी जाएगी, सिंपल सी बात है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, एक तो हमने देख ली पुलिस की भूमिका क्या होती है, और दूसरी देख ली हमने सरकारी वकील की भूमिका। ठीक है। अब दो चीजें हो गई। अब तीसरी अपन देखते हैं न्यायाधीश की क्या भूमिका है, यानी जज की क्या भूमिका है। न्यायाधीश की भूमिका क्या है, क्या भूमिका निभाता है न्यायाधीश। देखिए पुलिस ने तो क्या कर दिया, अपना काम कर दिया कि चार्जशीट बनाकर दे दी, भाई ये अपराध हुआ है तो ये उसकी जानकारी है। न्यायालय में आने के बाद सरकारी वकील ने अपना काम कर दिया कि भैया उसको दे दिए क्या सबूत कि भैया ये इसके दोष में है या फिर ये निर्दोष है।
अब अपराधी व्यक्ति को सजा देनी है या उसको निर्दोष साबित करना है, ये काम कौन करता है? आपका न्यायाधीश करता है, यानी जो आपका जज होता है वो करता है। वो क्या करता है? दोनों पक्षों से, जो कि जिसने अपराध किया है और जिसने उसकी क्या की है, जिसके उसके खिलाफ केस किया है, दोनों मामलों में दोनों पक्षों को सुनता है। सबूत पेश किए जाते हैं कोर्ट में, और उन सबूतों के आधार पर यदि व्यक्ति क्या हो, निर्दोष हो, तो उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है या फिर उसको मुक्त कर दिया जाता है, और जिसने केस किया उसके ऊपर केस हो जाता है या फिर उसको सजा मिलती है। फिर यदि अपराधी व्यक्ति है, उसका दोष सिद्ध हो जाता है, तो क्या होगा? व्यक्ति को सजा दी जाएगी। और ये सारे काम कौन करता है? आपका न्यायाधीश करता है। तो न्यायाधीश अपनी भूमिका इस प्रकार निभाता है। देखिए, न्यायाधीश अपराधी व्यक्ति तथा सरकारी वकील के द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर निष्पक्ष रूप से न्याय करता है। यदि व्यक्ति दोषी सिद्ध होता है, तो उसे अपराध की सजा दी जाती है या फिर सजा मिलती है। यदि व्यक्ति निर्दोष सिद्ध होता है, तो उसे मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, ये होती है एक न्यायाधीश की भूमिका। लिख लीजिए। वीडियो पॉज करके लिख देना आप। ठीक है, नेक्स्ट अपन लेते हैं। इस चैप्टर का एक लास्ट पॉइंट है, क्योंकि इसमें हमने मेन बातें पता कर ली कि कैसे एफआईआर होती है, कैसे जो मामला है वो कोर्ट में जाता है, और कैसे सुनवाई होती है। अब सुनवाई भी एक किस रूप से? निष्पक्ष रूप से। निष्पक्ष सुनवाई, ये अपनी इस चैप्टर की लास्ट पॉइंट है, फिर लास्ट कड़ी मान लीजिए। क्योंकि हमने देख लिया कि पुलिस ने अपनी भूमिका अदा कर दी, उसके बाद सरकारी वकील ने अपनी भूमिका अदा कर दी, और न्यायाधीश ने अपनी भूमिका अदा कर दी। पर न्यायाधीश अदा किस आधार पर करेगा? निष्पक्ष सुनवाई। निष्पक्ष सुनवाई क्या होती है? कि न्यायाधीश है वो बिना किसी के पक्ष लिए हुए, ठीक है, जो मामला है उसकी गहराई से जांच करता है। और वही चीजें हैं कि यदि व्यक्ति दोषी सिद्ध होता है, तो इसमें निष्पक्ष रूप से क्या किया जाता है? सजा दी जाती है। और यदि व्यक्ति है वो क्या हो, दोषी ना हो या फिर दोषी से मुक्त पाया जाता है, ठीक है, तो क्या उसको मुक्त कर दिया जाता है, फिर बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। ये होता है निष्पक्ष सुनवाई। अब निष्पक्ष सुनवाई क्यों यहाँ पर नाम दिया गया है?
क्योंकि हो सकता है कि कोई अपराध करने वाला बड़े नेता का बेटा हो, या फिर कोई नेता हो, या फिर कोई ऐसा बिजनेसमैन हो, तो वो क्या कर सकता है, जज को पैसे का लालच दे सकता है, या फिर ऐसे सबूत पेश कर सकता है पैसे के द्वारा कि जो फैसला उसके पक्ष में आए। पर ऐसी स्थिति ना आए, इसीलिए न्यायाधीश को निष्पक्ष सुनवाई करने का अधिकार होता है। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका इसी को बोलते हैं कि न्यायाधीश है वो किसी भी रूप से बाधित नहीं होगा न्याय करते समय। निष्पक्ष सुनवाई यही है कि यदि व्यक्ति दोषी है तो उसको क्या किया जाए, सजा दी जाए, और यदि दोषी नहीं है तो उसको मुक्त कर दिया जाए। तो मेन चीज यही है। ठीक है, शुरुआत हमने की पुलिस से। पुलिस की भूमिका क्या है कि पुलिस है वो एफआईआर दर्ज करेगी, और एफआईआर दर्ज करने के बाद में जांच करेगी। जांच करने के बाद में क्या करेगी, एक चार्जशीट बनाकर कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट में जो मामला गया तो वहां पर क्या है, सरकारी वकील है। सरकारी वकील को राज्य पक्ष लेते हुए क्या करना है, उस मामले की जांच करनी है। ठीक है, क्योंकि वो मामला राज्य हित का भी हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि जो ये मामले मामले हैं वो सिर्फ एक या फिर दूसरे व्यक्ति के साथ ही हो रहे हैं। आगे जाकर इनका असर राज्य के ऊपर भी पड़ता है, देश के ऊपर भी पड़ता है। तो सरकारी वकील क्या करता है, राज्य का हित देखते हुए, राज्य पक्ष लेते हुए क्या करता है, उस मामले की गहराई से जांच करेगा। उसके आधार पर सबूत है वो क्या करेगा, न्यायाधीश के समक्ष पेश करता है। न्यायाधीश का काम क्या है, निष्पक्ष सुनवाई करना। निष्पक्ष यानी बिना किसी का पक्ष लिए हुए सुनवाई करता है, गहराई से जांच करता है मामले की, और उसके बाद में क्या करेगा, यदि व्यक्ति दोषी है तो उसको सजा दी जाती है, और यदि दोषी नहीं है तो क्या उसको मुक्त कर दिया जाता है। यही है अपना आज का चैप्टर, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, जिसमें पुलिस से लेकर और उसको सजा दी जाती है उस तक का सफर यही होता है। इसी प्रकार से हमारा जो न्याय प्रणाली है वो काम करती है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।